नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का संविधान की इस अगली कक्षा में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अगले महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, संविधान का यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप जरूर देखिएगा। तो संविधान की इस अगली कड़ी में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। 1946 में इसे गठित किया गया था। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। यानी अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया, और वह संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित हुई थी। संविधान सभा की जो विशेषता थी, सबसे बड़ी बात थी कि प्रत्येक जो सदस्य था वो लगभग 10 लाख सदस्यों में से 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी 10 लाख आपके नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या की अगर बात किया जाए तो जब पाकिस्तान भारत के साथ मिला हुआ था, अलग नहीं हुआ था, तो 389 कुल सदस्यों की संख्या मानी गई थी संविधान सभा में। आगे चल करके जब पाकिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो संविधान सभा में 299 सदस्य उपस्थित होते हैं, यानी मौजूद रह जाते हैं भारतीय संविधान सभा में। जिनमें अगर बात किया जाए तो कुल 15 महिलाओं की संख्या थी। कितनी? कुल 15 महिलाओं की संख्या थी। अगली बात है, प्रमुख बात यह है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई, उसी दिन से संविधान सभा ने कार्य किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। अगर बात किया जाए तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की सबसे शुरुआत में जब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो इसी पहली बैठक में आपके सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जो 11 दिसंबर 1946 को परिवर्तित किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की नियुक्ति कर दी जाती है। संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो कुल अधिवेशन 11 हुए थे। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और पूरी तरीके से आपके संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही संविधान सभा से संबंधित। अब बात करते हैं संविधान सभा की समितियों की और उनके अध्यक्षों की। तो सबसे महत्वपूर्ण समितियों में अगर बात किया जाए तो वो थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 7 थी, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार की समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो यह भी याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल कार्य कर रहे थे। वहीं संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी कार्य कर रहे थे। तो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष रहे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो संविधान सभा का जो चुनाव है, संविधान सभा के चुनाव की अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य चुन करके आए थे। 296
याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया की बात किया जा रहा है, कुल की बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुल सदस्यों की संख्या 389 डिसाइड की गई थी, 389 डिसाइड की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें 296 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य मौजूद थे और 15 अन्य सदस्य शामिल थे। जब पहली बैठक होती है तो मुस्लिम लीग उससे बहिष्कार करता है, सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो परीक्षोपयोगी प्रमुख दृष्टि की अगर बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप सभी याद रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो आप सभी याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यह तीसरी बैठक थी संविधान सभा की। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई और अगस्त 1946 में संपन्न किए गए थे। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1949 की अगर बात किया जाए, सॉरी अगर बात करें 29 नवंबर 1949 को, यानी नवंबर 1949 में 20, तो उस समय आपके पूरी तरीके से 15 आर्टिकल लागू किए गए थे। कितने आर्टिकल लागू किए गए थे, तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि सबसे शुरुआत में केवल 15 आर्टिकल, 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। पूरे संपूर्ण अनुच्छेद या संपूर्ण चीजों को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1949 के नवंबर की वह तारीख भी आपको ध्यान रखना है जिस दिन इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 समय भी याद रखना है और 26 जनवरी 1950 की डेट को भी याद रखना है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताई ही कि 389 थी, लेकिन अगर भारतीय संविधान सभा की बात किया जाए तो ये घट जाती है, 299 मेंबर्स बचते हैं, 299 सदस्य रह जाते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, प्रारूप समिति की बात करते हैं। तो प्रारूप समिति मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। ठीक है, और उसकी सदस्य संख्या 7 थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्य कर रहे थे और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को। अन्य सदस्य के रूप में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान, ये अन्य सदस्य थे। एक बार फिर से नाम सुनिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। लेकिन आगे चल करके बी एल मित्र का जो स्थान है वो एन माधवराव ने लिया और डीपी खेतान जी का जो स्थान है वो टी कृष्णामाचारी जी ने लिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा के उपयोग से महत्वपूर्ण दृष्टि या महत्वपूर्ण बातों पर अगर एक नजर डालें तो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात के रूप में, इस पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया, 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था एक सदस्य। और कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर प्रमुख थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कहने वाले थे ग्रेनविले ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस उस समय भारत था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे 1758 से 60 तक तथा 1765 से 67 तक। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए थे सबसे शुरुआत में। आगे चल करके अगर बात करें तो 1774 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से लेकर के 1835 तक यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
लॉर्ड कैनिंग की अगर बात किया जाए तो भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्ति की गई। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। यह भी आप याद रखेंगे। 1858 से लेकर के 1862 तक इन्होंने अपने पद को धारण किया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से लेकर के जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे स्वतंत्र भारत के। सी राजगोपालाचारी जी की बात किया जाए तो सी राजगोपालाचारी जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपाला जी रहे। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी जी रहे। आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद रहे। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य किए। संवैधानिक सलाहकार सर बीएन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान के निर्माण में जो समय लगा वो 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय था। प्रारूप पर बहस करने के लिए 114 दिन का समय लिया गया था। कुल व्यय लगभग 63,96,हजार रुपए के आसपास आया था और कुल वाचन 3 बार हुआ और संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये सारी बातें भी आपको याद रखना है। अंतरिम सरकार की अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले को देख रहे थे। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय को देख रहे थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय देख रहे थे। लियाकत अली वित्त मंत्रालय देख रहे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि देख रहे थे। आसफ अली रेल मंत्रालय देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय देख रहे थे। डॉक्टर सी एच भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय देख रहे थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, आई आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्रालय को देख रहे थे। संविधान सभा के स्रोत की अगर बात किया जाए कि संविधान के कौन कौन से स्रोत रहे, उन सोर्स पर आए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आदि चीजों को हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि चीजों को लिया है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। रूस से अगर बात किया जाए तो सोवियत संघ से यानी मूल कर्तव्यों को हमने ग्रहण किया। प्रस्तावना में न्याय को ग्रहण किया। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय की बात किया जाता है वो रूस से ही लिया गया है प्रस्तावना में। ये भी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात किया जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। उद्देशिका की भाषा का प्रावधान है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची आदि का प्रावधान किया गया है। कनाडा से बात करते हैं तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित करने का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में कुछ सदस्यों के जो नामांकन की प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो सारी चीजें आयरलैंड से ली गई हैं। इसके उपरांत दक्षिण अफ्रीका से अगर बात किया जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन आदि को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने ग्रहण किया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए परीक्षा के उपयोग से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहाँ से आया है, तो जर्मनी के
वाइमर संविधान से आया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो प्रबंध लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है यूएसए का माना जाता है। इसके साथ ही उद्देशिका और प्रस्तावना की अगर बात करें तो उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था सबसे शुरुआत में 13 दिसंबर 1946 को और प्रस्तुत करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसे अंगीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यानी संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया तो 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को अंगीकार और स्वीकार किया गया है। उद्देशिका के बाद अगर विचार किया जाए तो अगले टॉपिक पर हम देखते हैं कि उद्देशिका की विषय वस्तु क्या क्या थी, मूल तत्व क्या रहे। तो मूल तत्व की अगर बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की जाती है। समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं। न्याय में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की हम बात करते हैं। स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके अलावा उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्दों में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को उद्देशिका में या प्रस्तावना में प्रेम्बल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। इसके उपरांत उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान उच्चतम न्यायालय पर जो चर्चा हुई विचार विमर्श हुआ उसके अनुसार संविधान का भाग है या नहीं। तो स्वीकृत करने के मामले में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अस्वीकृति देखते हैं। तो बेरूबारी यूनियनवाद में यह कहा गया कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है और स्वीकृति के मामले में बम्बई बनाम यूनियन इंडिया वाद में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि यह आपके संविधान का हिस्सा है, जो आगे चल करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार कर लिया गया कि पूरी तरीके से संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परीक्षा के उपयोग से देख लेते हैं संविधान की आत्मा। उद्देशिका को कहा जाता है और उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के एम मुंशी ने कहा था। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहने वाले कौन थे तो आप याद रखेंगे के एम मुंशी थे। यह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज भी कहा है। इसके अलावा उद्देशिका एक बार देख लेते हैं, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह आपकी पूरी की पूरी संपूर्ण प्रस्तावना है, जिसे संविधान के लेखन की प्रक्रिया के बाद इसे स्वीकार करते हुए उसमें जोड़ा गया। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अनुसूचियां एवं उनके विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप पर चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी सूची में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है। 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन को दिया गया है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, खास करके अगर बात किया जाए तो आपका लैंड रिफॉर्म आदि से संबंधित चीजें हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल, दल परिवर्तन पर आधारित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान करती है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध या प्रावधान करती है। शासन प्रणाली पर अगर बात किया जाए तो प्राचीन रूप क्या था कि राजतंत्र होता था, शासक होते थे और राजा होते थे। राजा का पद आनुवंशिक भी होता था, सत्ता का स्रोत स्वयं राजा माना जाता था। एग्जाम्पल के लिए जो आज भी चल रहा है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देश। आधुनिक रूप जो है वो लोकतंत्रात्मक है। इसमें शासक है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, जो लोगों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित है। इसमें पद योग्यता आधारित लोग पद पर बैठते हैं। सत्ता का स्रोत जनता को माना गया है, क्योंकि हमारे प्रेम्बल में ही कहा गया है हम भारत के लोग। और इसके अलावा एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है और संसदीय शासन प्रणाली होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख माना जाता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति आपका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतर उदाहरण है यूएसए। यूएसए में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख तो होता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्राध्यक्ष हो गया राष्ट्रपति, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है जैसे भारत में, और शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो राज्य का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में और भारत में, क्योंकि यह सत्ता हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है, यानी आपके यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से आई है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली माना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में संप्रभुता है, सरकार की सत्ता है, जनसंख्या है और भूभाग है। यानी किसी भी राज्य के तत्वों में संप्रभुता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए और सरकार या सत्ता स्थापित होनी चाहिए, तब उसकी संप्रभुता होगी। परीक्षा की दृष्टि से देखें, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन ने, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाले हैं जी ऑस्टिन। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है केसी वियर ने। किसने कहा है भारत को अर्ध संघात्मक राज्य? तो केसी वियर ने कहा है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी अभिकल्पना करता पिंगली वेंकैया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पट्टी का रंग केसरिया है, साहस बलिदान का प्रतीक जिसे माना जाता है। सफेद शांति सच्चाई का प्रतीक, हरा उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चक्र जो होता है उसका रंग नीला होता है, जिसमें तीलियों की संख्या 24 होती है। प्रतीक प्रगति एवं न्याय का। और लिया गया, और इसे कहाँ से लिया गया है अशोक चक्र को? तो अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है, सारनाथ से, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य चिन्ह अशोक सिंह है, जो स्तंभ है सारनाथ का। अंकित शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। सिंहों की संख्या 4 है। नीचे अंकित चिन्ह में दाएं तरफ बैल, मध्य में अशोक चक्र और बाएं घोड़ा है, यानी दाहिने बैल
और बाएं तरफ घोड़ा है, बीच में अशोक चक्र है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान की अगर बात किया जाए तो जनगण मन हमारा है, जो गीतांजलि से लिया गया है, रचयिता है इसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, प्रथम बार इसे गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। गायन अवधि 52 सेकंड थी, जिसे आज तक स्वीकार कंटिन्यू किया गया है कि 52 सेकंड में इसे गाया जाना चाहिए बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस पार्ट का यहीं पर हम समापन करते हैं। अगले पार्ट के साथ शीघ्र मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।